दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं डीआरबी न्यूज। डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आपको दिखाते हैं विस्तृत रिपोर्ट। सबसे पहले तो आप सभी साथी शहर के विकास कार्यों को लेकर के जो प्रेस वार्ता की गई इसमें शामिल हुए, सबसे पहले तो आप सभी बधाई के पात्र हैं जो आपने इतने अहम मुद्दे के लिए अपना कीमती समय निकाला। आज हम सभी साथी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। शहर के अंदर जो हमारा विकास कार्य है जो काफी सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठप पड़ा हुआ है, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। प्रदेश भर के अंदर जो जातीय उत्पीड़न के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। जो पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है जिसके अंदर दोहरा मापदंड इस्तेमाल किया जा रहा है, पुलिस कहीं ना कहीं कोताही बरतती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर के आज हम इन बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा जो हमारे प्रदेश भर के अंदर जातीय उत्पीड़न के मामले निरंतर सामने आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रदेश के अंदर पूरे दलित समाज के अंदर भय का माहौल कहीं बनता जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। और प्रदेश सरकार जो है हमारी बिल्कुल चुप बैठी है। और सबसे ज्यादा जो मैं कहीं ना कहीं जिम्मेवार ठहराता हूँ, विपक्ष को ठहराने का काम करता हूँ, क्योंकि विपक्ष की जिम्मेवारी होती है जो पीड़ित पक्ष है उसकी आवाज कहीं ना कहीं सत्ता के कानों में डालना। जो आवाज है वो उठाने का काम विपक्ष का होता है, लेकिन हमारा जो विपक्ष है हरियाणा प्रदेश का वो बिल्कुल चुप बैठा है, साइलेंट बैठा है। उसको राजनीति के अलावा कोई प्रदेश की जो जनता है उससे कोई सरोकार नहीं है। सारा का सारा विपक्ष अपनी राजनीति की रोटी सेकने में लगा हुआ है और जो प्रदेश सरकार है वो अपनी मूक दर्शक बनी हुई सारा तमाशा देख रही है, क्योंकि प्रदेश सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वे प्रदेश की जो जनता है वो त्रस्त है, किस हाल में अपना जीवन व्यतीत कर रही है, किन हालातों से उनको गुजरना पड़ रहा है। तो आज तमाम मुद्दों को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। जो जातीय उत्पीड़न के मुख्य जो मामले हैं तो मैं उन पे नजर डालना चाहूंगा। सबसे पहले जो जींद के अंदर एक नाबालिग 12 साल के बच्चे के साथ में जो जातीय उत्पीड़न का मामला हुआ, उसके अंदर भी हमारी जो जींद की पुलिस है, जींद प्रशासन है, वो कहीं ना कहीं लापरवाही करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक जो मुलजिम था उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके अलावा जो बाकी आरोपी थे उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, जो कि कहीं ना कहीं पुलिस का ढीला रवैया नजर आता है। उसके अलावा जो पेवा के अंदर भी एक 14 वर्षीय जो बच्चा था जो जातीय उत्पीड़न के चलते अपना जो खुदकुशी कर चुका है, उस मामले के अंदर भी अभी तक जो है आरोपी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है, जो गलत है। सिरसा के अंदर एक मात्र 14 वर्षीय बेटी के साथ में 5 लोगों के द्वारा जो रेप की घटना सामने आई थी, उस मामले के अंदर भी पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ एक आरोपी को गिरफ्तार किया, बाकी सभी के सभी ऐसे ही घूम रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है। भाटला जो एक जातीय मामला बहुत गरमाया हुआ है, अभी भाटला का जो मामला है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं पुलिस की कोताही नजर आ रही है। मदनहेड़ी के अंदर भी कहीं ना कहीं जो पुलिस थी वो कॉम्प्रोमाइज करवाने में लगी रही, जबकि आरोपियों के हौसले जो है और ज्यादा बुलंद हो गए। तो इस प्रकार के कई मामले जो है वो जो हरियाणा प्रदेश के अंदर है। खप्पर और छत्र का जो पुराना मामला है उसके अंदर अभी तक जो है कहीं ना कहीं गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसकी वजह से आरोपियों के हौसले और ज्यादा बुलंद हो रहे हैं और जिससे कारण से उनके अभी आए कुछ ही दिन पहले दोबारा से उन लोगों ने जो दलित समाज के लड़का था एक जो सुशील छात्र, उसके ऊपर कहीं ना कहीं ट्रैक्टर चढ़ा करके कुचलने का प्रयास किया गया और बहुत भद्दी तरह से गाड़ियां वगैरह दी गई हैं, जो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की लापरवाही है। अगर समय रहते अगर वो पुलिस कार्रवाई होती तो शायद इस प्रकार की घटना दोबारा घटित ना होती। इसी प्रकार का एक ढाणी के अंदर भी मामला जो है सामने आ रहा है। ढाणी के अंदर भी कहीं ना कहीं पुलिस की जो लापरवाही वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है, क्योंकि उसके अंदर जो आरोपी हैं जिनके द्वारा चोटें मारी गई हैं उनका कहीं ना कहीं राजनीतिक पकड़ होने की वजह से उनको पीड़ित पक्ष के खिलाफ में ही मुकदमा दर्ज करवा करके उनको खिलाफ में जो है सख्त धाराओं के तहत जो मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जिसकी वजह से पीड़ित पक्ष के अंदर बिल्कुल भय का माहौल बना हुआ है और आरोपी जो है वो खुले घूम रहे हैं, उनको कोई डर नहीं है। इस प्रकार से अगर सरकार आंखें मूंदे बैठी रही तो प्रदेश भर के अंदर एक पूरा भय का माहौल कहीं ना कहीं पनप जाएगा और सरकार के अंदर फिर एक लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो खराब होने के बाद में जो काबू करना पड़ा। बताइए क्या लगता है आपको, प्रशासन की लापरवाही या फिर सरकार की अनदेखी? ये पहले तो सरकार की अनदेखी है। सरकार अगर अपना काम सुचारू रूप से करे, सरकार का काम है कि वे जो अधिकारी जो कर्मचारी जिनकी ड्यूटी लगाई गई है उनके ऊपर अंकुश लगाए, उनके ऊपर जो है सख्ती बरते ताकि वो अपना काम सुचारू रूप से कर सके।
तो ये सारी की सारी जो कमी है वो सरकार की है। और एक इसके अलावा जो सबसे बड़ी जींद की जो मांग है, वो जींद शहर का जो एक प्राचीन संग्रहालय होता था, वो यहाँ से शिफ्ट करके करनाल उसको भेजा जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। क्या सरकार के पास में इतना पैसा नहीं है कि वे जींद के अंदर जो है संग्रहालय जो स्थापित कर सके? जो संग्रहालय स्थापित किया गया था, जिसके ऊपर करोड़ों रुपए की राशि लगाई गई थी, वो भी कहीं ना कहीं आज ठप पड़ी हुई है, बिल्कुल कबाड़ की दुकान वो बन के रह गया है। तो ये बिल्कुल गलत है, निंदनीय है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और मांग करता हूं मैं कि भाई ये संग्रहालय जींद से बाहर नहीं जाना चाहिए, जींद की जींद में ही इसको स्थापित करना चाहिए। जींद की जनता से भी मैं कहना चाहता हूँ कि भाई आपकी जो धरोहर है, जो आपकी पहचान है, जो आपके पुश्तैनी ऑर्नामेंट्स वगैरह जो पहचान थी, वो उसको कहीं ना कहीं करनाल भेजने की पूरी तैयारी हो चुकी है, उसको रोका जाए। तो प्रशासन से मांग की जाए कि वे उसको यहाँ जींद से करनाल शिफ्ट ना किया जाए। सरकार द्वारा बीपीएल कार्ड का 39 किलो 100 रुपए का तेल दे रहे हैं जी। क्या सरकार की योजना ये ग्रामीणों को, जो गरीबों का पहले तो लोगों को गरीब बनाती है, ये सरकार की नीति है। पहले पिटो और फिर उनको पुचकारो। आज पहले उनको जो है कहीं ना कहीं 80 करोड़ जो जनता है उसका नाम हवाला देते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी कि भाई 80 करोड़ जनता को हम राशन दे रहे हैं फ्री। फ्री के नाम पे वो पैसे भी कलेक्ट कर रहे हैं, सारे सब कुछ हो रहे हैं। 2 रुपए किलो भी मिलता है, 20 रुपए का तेल भी मिलता था, लेकिन चलो फिर भी उसको फ्री के नाम से वो कहीं ना कहीं अपनी चर्चा करते थे कि भाई हम फ्री दे रहे हैं। आज उसको बढ़ा करके 100 रुपए कर दिया गया 2 लीटर तेल की कीमत। तो 2 लीटर तेल 50 रुपए लीटर में और 100 रुपए लीटर में कितना अंतर रह गया? वो तो कोई ज्यादा मार्जिन नहीं रहा। ये सरकार की बिल्कुल गलती थी। या तो देना ही है तो ढंग से दो, और जिसको देना है, मैं तो एक चीज और कहता हूं, जो राशन कार्ड है वो बिल्कुल गलत बने हुए हैं, निराधार बने हुए हैं, बगैर किसी आधार के किसी का राशन कार्ड बना दिया, किसी का काट दिया। जब भी किसी के राशन कार्ड काटे जाते हैं, कभी कोई इंक्वायरी नहीं होती है कि वे किस वजह से काटे जा रहे हैं, बिल्कुल काट के छोड़ दिए जाते हैं कि वे अपने आप जो पब्लिक है वो कार्ड धारकों को मर्सिडीज ऑडी गाड़ी भी चढ़ाई है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, आप मर्सिडीज गाड़ी छोड़ो, आप बच्चे हैं 2-2 साल के बच्चे हैं जिनकी 5-5 लाख रुपए इनकम दिखाई गई है, 2-2 लाख रुपए इनकम। मेरे पास में बहुत से ऐसे केस आए हुए हैं जिसमें एक 5 साल के बच्चे की या 2 साल के बच्चे की इनकम भी लाखों रुपए दिखाई गई है। तो ये बिल्कुल निराधार बातें हैं। सरकार ने बगैर किसी जांच के, बगैर किसी आधार के सारे जो आंकड़े अपने आप तैयार किए हैं। कभी किसी कॉलोनी के अंदर जाकर के, किसी गांव के अंदर जाकर के कभी ये चेक नहीं किया कि भाई किसके हालात किस प्रकार से हैं, किसका राशन कार्ड बनना चाहिए, किसका नहीं बनना चाहिए। जिसका आप राशन कार्ड बना रहे हो उसके लिए लायबल है या नहीं है, जिसका आप काट रहे हो उसके काबिल है या नहीं है। तो सरकार अपने ऑफिसों में बैठी बैठी अपने आंकड़े बनाती रहती है, जिसके जो काटना है काट दिया, जिसका जो बनाना बना दिया। आपने इतनी वार्ता की जी। और सरकार को और विपक्ष को दोनों को निशानों पे लिया। जी जी किसी भी संगठन के बिना जी। कोई बड़े मुद्दे उठाना या आवाज उठाना बड़ा मुश्किल होता है। आपके पास कोई संगठन है सरकार के खिलाफ, किस बिना पे बोल रहे हो? देखिए, मैं सिर्फ और सिर्फ इस देश का नागरिक हूँ, इस प्रदेश का नागरिक हूँ, इस शहर का नागरिक हूँ, जिसके बिना पे मैंने आज आप लोगों को आज यहाँ इस प्रेस वार्ता के अंदर शामिल किया, बुलाया है। आपका भी धन्यवाद मैं दोबारा करता हूँ कि आपने इतना अहम मुद्दा उठाने के लिए, चर्चा करने के लिए अपना कीमती समय निकाला। मैं इस देश का नागरिक होने के नाते ये सारी की सारी जो है मुद्दे अपनी आवाज उठा रहा हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वे एक संगठन ही है, क्योंकि बहुत से ऐसे संगठन हैं सिर्फ और सिर्फ सरकार के चाटुकार बन के रह गए हैं। बहुत से हमारे नेता हैं जो सिर्फ और सिर्फ सरकार से ग्रांट लेने के लिए, बजट लेने के लिए उनसे चुपचाप अपना सब कुछ तमाशा देख रहे हैं। बहुत से ऐसे हमारे ठेकेदार हैं जो अपने निजी कार्य साधने के लिए आज सरकार के कहीं ना कहीं चाटुकार बने बैठे हैं, उनके कातिया के कुत्ते बने बैठे हैं। मैं उन सभी को चेताना चाहता हूं कि भाई इस प्रकार की घटिया हरकतों को छोड़ो। आप लोगों के अधिकार, आप लोगों को जो नेता बनाया जाता है सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया जाता है कि आप सरकार के अंदर जाकर के, सरकार कहीं ना कहीं शामिल होकर के जनता के मुद्दे उठाओ, जनता की जरूरतों को उठाओ, पीड़ितों की आवाज उठाओ। लेकिन आप सारी की सारी चीजों को दरकिनार करके सिर्फ और सिर्फ अपने निजी हित पे लगे हुए। ये केवल प्रेस वार्ता तक सीमित नहीं रहने मुद्दे या धरातल पर भी कभी देखने को मिला कुछ? हम जब तक इन मुद्दों के विषय रहते इन सभी मामलों के ऊपर संज्ञान लिया जाए और प्रशासन को कहीं ना कहीं आदेश दिए जाए कि वे जल्द से जल्द इन मामलों को निपटाया जाए। भिवानी के अंदर भी एक मामला जो है बहुत वायरल हो रहा है, जिसके अंदर 5 दलित महिलाओं के साथ में मारपीट की गई है सवर्ण समाज के किसी व्यक्ति के द्वारा, बाप और बेटे के द्वारा। लेकिन उसमें भी
पुलिस की जो है कहीं ना कहीं नाकामी नजर आ रही है, क्योंकि पुलिस ने उस मामले के अंदर भी आरोपी को कहीं ना कहीं बचाने का काम किया है और उस मामले को कहीं दबाने का काम कर रही है। तो हम चाहते हैं कि इन सभी मामलों के अंदर फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और कहीं ना कहीं आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाए। ये जितने भी मामले बताए गए हैं, दलित उत्पीड़न के जो मामले बताए, अब तो सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट का हवाला देके ओबीसी डीएससी बना दिया है। तो डीएससी कितने, ओबीसी कितने? ये लगभग मामले जो मेरी नजर में सामने आए हैं, उनमें से लगभग 10 में से 8 मामले जो है वो डीएससी समाज के हैं और 2 मामले जो हैं ओएससी समाज के सामने आ रहे हैं। और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से आपके सवाल का अच्छा सवाल किया आपने, जिससे मुझे भी कहीं ना कहीं ज्ञात हुआ कि वे हमारे जो बंटवारे की वजह से, हमारा अलग होने की वजह से आज कहीं ना कहीं जातीय उत्पीड़न के जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं, जिनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। वो सिर्फ हमारी फूट का कारण है। हमारे कुछ राजनेताओं के द्वारा, हमारे कुछ नेताओं के द्वारा, कुछ ठेकेदारों के द्वारा, जिन्होंने हमें बांटने का काम किया, उनके द्वारा जातीय जहर घोला गया। आपस में भाईचारा कायम करने के बजाय आपस में हमें कहीं ना कहीं एक दूसरे का दुश्मन बनाया गया, जिसकी वजह से आज कहीं ना कहीं सवर्ण समाज के हौसले जो इतने बुलंद हो गए हैं कि वो दलित समाज के ऊपर उत्पीड़न करने पर आतुर हो चुके हैं, जिसकी वजह से हर दिन कोई ना कोई नया मामला सामने। लेकिन सरकार के जो कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी, उन्होंने सब तरह का अगर डीएससी का अगर कोई सबसे बड़ा कल्याणकारी या भगवान बता है तो मुख्यमंत्री वो कृष्ण बेदी ही हैं, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो हमारे सबसे बड़ी ढाल है, जिसकी वजह से आज हमारा अस्तित्व बचा हुआ है, उन बाबा साहब की जो कहीं ना कहीं प्रतिमूर्ति हमारे जो मुख्यमंत्री है नायब सैनी, उनसे करने का काम किया है, उनके तुलना उनके साथ में करने का काम किया है। तो हमें उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जाता। वो अपने आप में एक बहुत गलत कदम उन्होंने उठाया है, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश भर के अंदर, पूरे समाज के अंदर, पूरे दलित समाज के अंदर, बहुजन समाज के अंदर कहीं ना कहीं रोष है और समय आने पर उनको जनता जो है अपने आप जवाब दे देगी। क्योंकि मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से इतना और बता देना चाहता हूँ आपके सवाल के हिसाब से कि वे पीछे हमने उनका जो इस वजह से पुतला फूका था, उसमें कहीं ना कहीं हमारे ऊपर धमकी भरे फोन हमारे पास आ रहे हैं, धमकी भरे जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें बहुत बड़ी बड़ी धमकियां दी जा रही है, सब काटने की धमकियां दी जा रही है। इस प्रकार से जब वो अपने सरकार के नुमाइंदे, हमारे नेता ही अगर इस प्रकार से प्राइवेट गुंडे पालकर धमकी देंगे तो हमारे जो बाढ़ है कोई अगर खेत को खाएगी तो उसको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन हम इस प्रकार की धमकियों से डरने वाले नहीं है। हम बेदी साहब को भी और उसके गुंडों को भी साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि वे इस प्रकार की धमकियों से ना हम दबने वाले हैं। अगर इस प्रकार की गलती आगे दोहराई जाएगी तो दोबारा से फिर वही अंजाम होगा जो पहले हुआ। सीवरेज व्यवस्था ठप पड़ी हुई है, उसको जल्द से जल्द चालू करवाना चाहिए, क्योंकि अगर सीवरेज व्यवस्था की वजह से बड़े जो सेक्टर हैं, कॉलोनियां हैं, जो पुरानी कॉलोनियां हैं वो तो फिर भी बची हुई हैं, लेकिन जो बाहरी क्षेत्र है जिसको हम नया जींद बोलते हैं वो कहीं ना कहीं इसकी चपेट में आया है। और वहां पे कॉलोनियों के अंदर सीवरेज व्यवस्था चालू ना होने की वजह से वहां पे गलियों के अंदर गंदा पानी जो खड़ा होता है, जिसकी वजह से काफी बीमारियां भी पनपती हैं और आने जाने में भी असुविधा होती है। और आए दिन उन चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं आस पड़ोस के व्यक्तियों के साथ में झगड़ा होता है, क्योंकि गंदा पानी इकट्ठा खड़ा हो जाता है और जिसको लेकर के वहां पे काफी झगड़े जो सामने आ रहे हैं। तो इस पे भी थोड़ा है ना ध्यान देना चाहिए, ताकि भाई इस प्रकार की घटनाओं से कहीं ऐसा ना हो कोई बड़ा हादसा हो जाए। उसके अलावा जो अमृत योजना के तहत में जो पानी सालों पहले आना चाहिए था, बहुत लगभग 10 से 15 साल पहले अमृत योजना के तहत में जींद के अंदर जो भाखड़ा का पानी आना था, हर बार चुनावी स्टंट इसको बना करके रख दिया है। कोई ना कोई बहाना बना दिया जाता है कि भाई हम पानी अभी महीने में ले आएंगे, 10 दिन में ले आएंगे, महीने में ले आएंगे, 6 महीने में पानी चालू हो जाएगा। लेकिन सालों बीत जाने के बाद में भी आज तक एक बूंद भी जो है अमृत योजना के तहत में पानी लोगों को नसीब नहीं हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। और पूरा शहर के अंदर पानी की जो असुविधा हुई पड़ी है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा जो बारिश का जो सीजन शुरू हो चुका है, बारिश के पानी से निपटने के लिए भी प्रशासन के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, क्योंकि अभी थोड़ी सी बारिश हुई थी, उसकी वजह से ही पूरा का पूरा शहर जो है जलमग्न हो गया था। बहुत सी जगह बड़े बड़े हादसे हुए हैं, कई जगह जो गाड़ियों को नुकसान हुआ है, कई जगह जो लोगों को चोटें आई हैं। तो इसके लिए भी प्रशासन को कोई ना कोई ठोस कदम उठाने चाहिए, ताकि भाई अगर बाढ़ जैसी अगर हालात आ जाती है तो उस कोई सामना करने के लिए भी हमारे पास में मजबूती के साथ में उनका सामना किया जा सके। लाइटें जो पूरे शहर के अंदर लाई गई हैं वो सारी की सारी मोस्टली
40% के आसपास में ठप पड़ी रहती हैं। दिन में जलती रहती हैं, रात को बंद हो जाती है, जबकि जरूरत उनकी रात को होती है। और उसके अलावा भी उसके ऊपर जो है मेंटेनेंस के नाम पे करोड़ों रुपए की ग्रांट आती है, तो सारी की सारी गोलमाल होता है। ये जग जाहिर है सब चीजें, कोई अनजान ही होगा जो जिसको ये बातों का पता नहीं होगा। तो ये सारी की सारी जो गोलमाल हो रहा है इसे रोका जाए, और जो शहर के अंदर लाइटें लगाई गई हैं उनका कहीं ना कहीं दोबारा से उनको ठीक करवा के दुरुस्त करवाया जाए, और उनका जो मैकेनिक या उनका जो केयर टेकर है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं सख्ती बरती जाए, क्योंकि वो बड़ी लापरवाही बरता है। अगर लाइटें चल रही है तो चलती रहती हैं, अगर बंद है तो बंद ही पड़ी रहती है, उनका कोई केयर टेकर नहीं है। उसके अलावा जो स्कूलों के अंदर के विकास कार्यों को लेकर के हम चर्चा करना चाहते थे कि भी शहर के अंदर बहुत से ऐसे काम हैं जो अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। सरकार बिल्कुल भी इस चीज के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए मैं आप माध्यम से जो मुख्य मांगे हैं, मुख्य जो मुद्दे हैं उन पे कहीं ना कहीं प्रकाश डालना चाहूंगा। एक तो सिविल हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ की कमी है, बहुत जो है स्टाफ अभी तक इसके अंदर ऐड होना है वो अभी तक नहीं किया गया। काफी समय से जो है स्टाफ की मांग चल रही है, लेकिन नई भर्तियां नहीं की जा रही हैं। पीजीआई जो हमारा यहाँ पे जिन शहर के अंदर बन रहा है वो काफी सालों से लंबित पड़ा हुआ है, उसकी ओपीडी अभी तक चालू नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्शन स्टंट बना करके उसको रख दिया गया है। इलेक्शन आता है तो हाँ आप इसकी ओपीडी चालू करवा देंगे, ओपीडी चालू करवा देंगे। आए दिन कोई ना कोई इलेक्शन आता है, आए दिन उनका एक बहाना मिल जाता है कि वे ओपीडी चालू करवाएंगे, लेकिन अभी तक सालों बीत जाने के बाद में भी उसकी ओपीडी चालू नहीं करवाई है। जो जल्द हम मांग करते हैं कि इसकी जल्द चालू करवानी चाहिए। रानी तालाब जो शहर का सबसे मुख्य पार्ट है, जिन शहर की जो नाम उनसे जाना जाता है, देश विदेश के अंदर जो रानी तालाब की चर्चा है, देश का नाम इसमें नाम चलता है रानी तालाब का, उसके सौंदर्यकरण को लेकर के भी बहुत खामियां जो है सामने आ रही है। इसके अंदर करोड़ों रुपए की लागत से जो लाइटें लगाई गई थी वो सारी की सारी ठप पड़ी हुई है। जो वहां पे बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की गई है उसके अंदर जो वहां पे आए दिन कहीं ना कोई पार्ट जो है वो खंडित होता रहता है, जिसकी कहीं ना प्रशासन अनदेखी करता है। और उसके अलावा हम मांग करते हैं कि रानी तालाब के बाबा साहब की प्रतिमा के ऊपर और जो उसका सर्कल है उसके अंदर कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरे लगवाने चाहिए, ताकि वे वहां पे जो नशेड़ी व्यक्ति नशा करते हैं वहां बैठ करके उनसे कहीं ना कहीं निजात पाई जा सके, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। जो वहां पे लाइटें हैं बाबा साहब की प्रतिमा के पास में वो बिल्कुल ठपड़ी हैं, वो तुरंत प्रभाव से चालू होनी चाहिए, ताकि भाई वहां पे जो आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति आते हैं उन पे अंकुश लगाया जा सके। बच्चों का बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है, कहीं स्टाफ नहीं है, कहीं सुविधाओं का अभाव है, बच्चों के लिए बैठने की जगह नहीं है। कोई जो प्राइमरी स्कूल है वो कोई पंचायती जगह के अंदर चल रहा है, किसी की चौपाल के अंदर चल रहा है, कोई कम्युनिटी सेंटर के अंदर चल रहा है, कोई निजी मकान लेकर के चला रहा है। तो इस प्रकार की कहीं ना कहीं सरकार की जो लापरवाही है वो सामने आ रही है। प्रशासन सरकार जो होती है, सरकार का काम है कि वे बच्चों को शिक्षित करे, ताकि वे वो शिक्षित होकर के कहीं ना कहीं आगे जाकर के वो देश सेवा में योगदान कर सके। लेकिन बच्चों को कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित रखने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र सरकार का जो चल रहा है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत दूर दूर जाना पड़ता है स्कूलों के अंदर। बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों के अंदर नहीं भेज सकते, यातायात के साधन जो है उपलब्ध नहीं करवा सकते, तो उन पेरेंट्स को बड़ी परेशानी होती है। वो मजबूरी वश उन सरकारी स्कूलों के अंदर जैसे तैसे अपने बच्चों को डाल देते हैं, वहां पर सुविधा न होने की वजह से बच्चों को बहुत परेशानी होती है। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि वे जिस प्रकार से आप स्कूलों को बंद करने का प्रयास कर रहे हो, आपको चाहिए कि स्कूलों की संख्या जो है वो बढ़ाई जाए, ना कि घटाई जाए। आप प्रयास करें कि स्कूलों की संख्या जो है कहीं ना कहीं घटाई जाए, ताकि वे उनको सुविधा मिल सके। आप प्राइवेटाइजेशन को जो बढ़ावा देना चाहते हैं वो गलत है। आप लोगों को चाहिए कि वे आप जो स्कूल हैं उनके अंदर स्टाफ की पूर्ति करो, नई भर्तियां लागू करो, जो बच्चे हैं उनके लिए यातायात के जो विकल्प हैं जो उनका प्रबंध करो। गांव से जो बच्चे शहरों के अंदर पढ़ने के अंदर आते हैं उनके आने जाने के यातायात का जो प्रबंध करना चाहिए, ताकि वो बच्चे जो बेटियां हैं खास करके जो गांव से शहर के अंदर आती हैं उनको बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। आए दिन जो घटनाएं जो है वो सामने आ रही हैं, तो इसके ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है सरकार को। जो आउटर कॉलोनियां हैं, जो नई कॉलोनियां काटी जाती हैं, उसके अंदर जब निर्माण हो जाता है तो प्रशासन को कहीं ना कहीं ध्यान आता है कि भाई ये अवैध निर्माण है। जब कोई कॉलोनी काटी जाती है तो भी प्रशासन को पता होता है कि भाई ये कॉलोनी कट रही है, यहाँ पे मकानों का निर्माण हो रहा है, शोरूम वगैरह बनाए जा रहे हैं, दुकानें बनाई जा रही हैं। जब वो बनके तैयार हो जाती हैं तो वो अपना पंजा लेकर के, पीला पंजा लेकर के वहां पे पहुंच जाते हैं, बुलडोजर चला देते हैं, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है। आज आप जींद शहर के नए बस स्टैंड के पास में जाकर के देखो, ऐसा लगता है जैसे हम तालिबान में आ गए हैं। जो एक तालिबान का नक्शा हमारे दिमाग में चल चुका है, जो हमारे फोटो वायरल हो रहे हैं,
सोशल मीडिया के ऊपर, तो उनको देख करके उस तालिबान की याद आती है कि भाई वो तालिबान हमारे जींद शहर के अंदर भी है। जगह जगह पर कहीं ना कहीं बुलडोजर के द्वारा तोड़फोड़ मचाई जा रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आर्थिक जो है नुकसान पब्लिक को भी होता है और जो हमारे व्यापारी हैं उनको भी होता है। तो ये बिल्कुल गलत है, ये इस निंदनीय है। इसके ऊपर जो है ना सरकार को ध्यान देना चाहिए, या तो पहले ही रोक लगाओ या फिर जो बनकर तैयार हो गया है उनको गिराने का उनका कोई अधिकार नहीं। DRB न्यूज देखने के लिए सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं कैमरामैन साहिल के साथ जसवीर हीरा, DRB न्यूज।